चीन अगले युद्ध की तैयारी कर रहा है और इसका हमें ध्यान रहना चाहिए कि हम इसको हल्के में नहीं ले सकते, हमें अपना पूरा तैयारी करना है। और आपका स्पेशली लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश, हम बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं लास्ट 10 साल में। रेलवे लाइन बना ली है हमने, टनल बना लिए हैं हमने, भी एक प्रकार से अपनी जो विलेजेज हैं उनको मॉडर्नाइज किया है। ईंट का जवाब पत्थर का, यही भाषा समझता चीन। अगर आप देखें हमारी एयर पार, आज हमारी एयर पार की एक प्रकार से एज है चीन पे, क्योंकि हमारे पास सुखोई 30 MKI, मिराज 2000, मिग 29, जगोर, अपाचे अटैक हेप्टर और जो 2 स्क्वाड्रन राफेल के आने से ये जो एज है वो भारत की तरफ झुकी है। इसी प्रकार भारत की जो नेवल पावर है वो काबिल तारीफ है, स्पेशली मलक्का स्टेट को ब्लॉक कर सकती है। और चीन के पास 40 दिन से ज्यादा ऑयल नहीं, ये चीन भली भांति जानता है और इसीलिए वो अब जो इंडियन ओशन में अपनी न्यूक्लियर पावर सबमरीन भी भेज रहा है। तो ये एक प्रकार से हमें चौकन्ना रहने वाली बात नहीं है। कहा यही इसी के लिए शिवाज साहब, चौकन्ना होने की बात तो ठीक है, लेकिन एक तथ्य तो ये भी है जिसमें पूरे विश्व भर में अभी चर्चा हो रही है। मैं लेटेस्ट अपडेट ट्रेंड आपको बता दूं, इसका जवाब मैं शिवदान जी से लूंगा, उसके बाद टीपी त्यागी आपके पास आ रहा हूं। चीन ने अपने नेवी को मजबूत करके अमेरिका के समकक्ष खड़ा करने की कोशिश की है, यानी जितनी ताकत समंदर में अमेरिका की है उसके लेवल में जाने की चीन की कोशिश है, और इसलिए भारत के लिए यह अलार्मिंग सिचुएशन है। मैं शिवदान सिंह आपसे जवाब चाहूंगा। शिवदान जी, देखिए, सबसे पहले मैं पूरे देश को यह बताना चाहता हूं कि चीन के जो सैनिक हैं उनको कंपलसरी मिलिट्री सर्विस के रूप में वहां की सेना में भर्ती किया गया है। इसलिए आपने राइट फ्रॉम 62 से सुना होगा कि भारत के एक एक सैनिक ने चीन के 10-10 सैनिकों को मारा है, क्योंकि भारत का सैनिक जो है बहुत ज्यादा डेडिकेटेड और अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित होता है, और चीन के सैनिकों में वो फीलिंग नहीं है जो भारतीय सैनिकों में है। तो इसलिए चीन कितना भी मजबूत बन जाए, मगर लड़ाई के मैदान में भारत की सेना के सामने उसका कोई मुकाबला नहीं है। और साउथ चाइना सी में, दक्षिणी चीन सागर जिसको बोलते हैं, उसमें जितनी भी स्पेस है उसमें चीन को काउंटर करने के लिए भारतीय नौसेना पूरी तरह सक्षम हो चुकी है, और उसमें नए नए इक्विपमेंट, नए नए वेपन जोड़ दिए गए हैं, जैसे कि ड्रोन्स हैं, सबमरीन्स ऐड की गई हैं, और हमारे जितने भी जो आइलैंड्स हैं साउथ चाइना सी के नजदीक में, जैसे अंडमान निकोबार है और आइलैंड्स हैं, उनमें एक्स्ट्रा हमारी फोर्सेस डिप्लॉय की गई हैं। इस प्रकार से चीन चाहे कितना भी मजबूत हो जाए, और जब से हमारा क्वाड फॉर्मेशन हुआ है उसमें 4 देशों की नेवी चीन का मुकाबला आज के दौर में तो चीन ऐसे भिड़ने की जरूरत नहीं करेगा। शिवदान जी, को बढ़ा भी लिया है तो 4-4 लेकिन एशिया में सामने वो चीन खड़ा की नहीं हो छटपटाहट, पाएगा। मैं दर्शकों को बताऊं 2 बात, उसके बाद में टीपी त्यागी जी आपके पास आ रहा हूं, सुमित जी उसके बाद में आपके पास आऊंगा, कि एशिया में जिस तरह से भारत का कद बढ़ा है, भारत का दबदबा बढ़ा है, चंद्रयान 3 की सफलता की बात हो, आत्मनिर्भर भारत की बात हो, इसके अलावा जो भारत पे G20 समिट हुआ उसकी बात हो, जिस तरह से भारत ने रशिया और यूक्रेन के मतभेद को और उसके वॉर को G20 से अलग रखा और उसमें बड़ी स्विफ्टली उससे निकला, उससे भी चीन को मिर्ची लगी हुई है। और एशिया में भारत का बढ़ता कद चीन के लिए सबसे ज्यादा परेशानी का सबब है, और इसलिए वो 2050 के एजेंडे पर काम कर रहा है, जिसके बारे में थोड़ी देर टीपी त्यागी जी थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे। अब सवाल यह है कि चीन अगर क्लाउड बर्स्ट जैसे, हालांकि मामले की जांच चल रही है और इसमें जांच में सारे तथ्य सामने आ जाएंगे, लेकिन सवाल यह है कि चीन अगर क्लाउड बर्स्ट जैसे सॉफ्ट टूल का इस्तेमाल करेगा तो इसका काउंटर कैसे करे टीपी त्यागी जी? कैसे पता लगाएं कि ये जो हरकत है चीन की तरफ से की गई और इसका जवाब ये होना चाहिए, ये होना चाहिए और ये होना चाहिए? देखिए, बायोलॉजिकल वारफेयर हो या केमिकल वारफेयर हो या क्लाउड सीडिंग हो, ये टेक्नोलॉजी कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है। हिंदुस्तान के पास भी है और बहुत सारे देशों के पास है, हालांकि हम उसका बराबर इस्तेमाल नहीं करते रहे। कारण हमारा नैतिक वैल्यूज, हम हमेशा सहनशीलता और नैतिक मूल्यों के ऊपर काम करते रहे। हालांकि आज मैं एक सेंटेंस ये भी कहूंगा कि जो सहनशीलता है वो व्यक्तिगत चरित्र में, परिवार में और समाज में तो ठीक है, लेकिन जब
देश की सुरक्षा का सवाल हो तो सहनशीलता जीरो होनी चाहिए। सोच के देखिए कि अगर पृथ्वीराज चौहान ने पहली बार में मोहम्मद गौरी को माफ न किया होता तो हिंदुस्तान का इतिहास आज दूसरा होता। तो हमें इस मामले में अब सहनशीलता या नैतिक मूल्यों की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि क्लाउड सीडिंग को रोका नहीं जा सकता। लिहाजा ऐसा तो नहीं है कि कोई समस्या का समाधान नहीं है। फिर उस समस्या का समाधान है टिट फॉर टैट, यानी कि जैसे को तैसा। ये तो बड़ी चीप टेक्नोलॉजी है सर, ये कन्वेंशनल वार से बहुत चीप है और न्यूक्लियर वार से तो बेइंतहा चीप है। केमिकल वार का, बायोलॉजिकल वार का, सीडिंग का, इस किस्म के काम के लिए हमें तैयार रहना है और इसमें एक्सपर्टाइज बड़ी करनी है। ये एक रास्ता है। एक आपने पॉइंट अभी बताया था कि साहब हम्बन टोटा में उसके स्पाई वारशिप्स हैं। हाँ हैं, मालूम है। हमने लंका से कहा कुछ हुआ नहीं। वहाँ पे कल्पाकम पे हमारा न्यूक्लियर प्लांट है, वहाँ पे हमारी मिसाइल टेस्टिंग साइट्स हैं जिनकी जानकारी चीन को मिल सकती है। अब उसको तो हम नहीं रोक सकते क्योंकि श्रीलंका नहीं रोक सकता। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास अल्टरनेटिव नहीं है। उस अल्टरनेटिव आज की तारीख में इन्फेंट्री सोल्जर नहीं है। आज की तारीख में लड़ाई जो है वो बहुत कम होगी। ग्राउंड को जब कंट्रोल करना होगा तब इन्फेंट्री आएगी, अदरवाइज ड्रोन से और टेक्नोलॉजी है। और टेक्नोलॉजी का एक एग्जांपल मैं देता हूं, एस्ट्रा मिसाइल। एक हिंदुस्तान ने मिसाइल बनाई है, एस्ट्रा मिसाइल। वो मिसाइल की काट आज न चीन के पास है न पाकिस्तान के पास है। उसकी है उसके अंदर खास बात क्या, स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी। हमको एक एडवांटेज है इंडियन ओशन के अंदर जो चाइना को नहीं है, और हम अपनी उस एडवांटेज को बढ़ाएं। और वो है क्या कि हम जमीन से ही समुद्र को कंट्रोल करें। एंड दिस इज कॉल्ड स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी, कि विदाउट गोइंग देयर वी डू इट। वी हैव दैट, we have the such type of missile. The only thing required is कि अब तन मन धन पूरी तरह से लग जाए कि हम वो टेक्नोलॉजी डेवलप करें, क्योंकि जो फर्टिलिटी ऑफ माइंड इंडियन लोगों के पास है ऐसी किसी दूसरे देश में नहीं मिलती। वहाँ चालाकी होगी, धोखाधड़ी होगी, लेकिन फर्टिलिटी ऑफ माइंड या इंटेलिजेंस या विजडम हिंदुस्तान के पास है। ना रही होती तो आज हिंदुस्तान दुनिया के नक्शे के ऊपर अमेरिका और रशिया दोनों उसकी बात ना मानते। ये दोनों बड़े लीडर होंगे और भी बड़े लीडर होंगे, लेकिन सम्मानित लीडर नहीं है। सम्मानित लीडर में अगर नाम आएगा तो वो हिंदुस्तान का ही आएगा सर। बिल्कुल बड़ी बात कह रहे हैं आप टीपी त्यागी जी, और मैं यही सवाल सुमित से लेना चाहूंगा। सुमित, अब सवाल इस बात का है कि जिस हिसाब से चीन आगे बढ़ रहा है और जो भारत की तैयारी है, जैसे टीपी त्यागी ने कहा कि हमारे पास एस्ट्रा मिसाइल है, हमारे पास दूसरे मिसाइलें हैं, और वो मिसाइलें बहुत कारगर स्टैंड ऑफ सिचुएशन में भारत को एज देती हैं। और कन्वेंशनल वॉर का जमाना चला गया। कन्वेंशनल वॉर में दर्शकों को जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि ये जो मैदान पर आकर फेस टू फेस वॉर होता है उसको कन्वेंशनल वॉर कहते हैं। आज के डेट में साइबर वॉरफेयर, इसके अलावा साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, केमिकल वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, ऐसे रास्तों से काउंटर करने की कोशिश है। अगर सिक्किम में चीन का हाथ सामने आता है तो फिर भारत को किस तरह से स्टेप लेना चाहिए और भारत चीन का रिलेशंस की बात किस तरह का होगा? सिर्फ सिक्किम तो एक पहलू है ही। चीन का जहाँ तक कंटेनमेंट पॉलिसी देखिए और स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की जो बात चल रही है कि जो आप श्रीलंका की बात कह रहे थे, तो श्रीलंका एक मुद्दा हुआ। मालदीव्स में देखिए क्या हो रहा है। परसों सरकार बनी और वो कह रही है कि जो फॉरेन ट्रूप्स है वो यहाँ से विड्रॉ करे, मतलब वो भारत के तरफ इशारा कर रहा है। और जो अभी वहाँ की सरकार बनी वो कहा जा रहा है कि चीन से उसका नज़दीकी संबंध है। आप नेपाल के देखें, नेपाल के प्रधानमंत्री पिछले हफ्ते वो चीन की यात्रा पर थे और ये दर्शा रहा है कि किस तरीके से प्रचंडा चीन के साथ रिलेशन इंप्रूव कर रहे हैं। अफगानिस्तान की स्थिति देखिए, तालिबान वहाँ पर है और उन्होंने